हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही क्यूट और रोमांटिक सी लव स्टोरी लेकर आई हूँ। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहानी के स्टार्टिंग में हमारे हीरो पी यू यान को देखते हैं, जो कि हमारे हीरोइन सू वेवे का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि युआन आज ये कंट्री छोड़कर अब्रॉड जा रहा था। तभी वेवे भागते हुए आती है। युआन उसे कहता है कि क्या तुम थोड़ा जल्दी नहीं आ सकती थी, और फिर उसके सिर पर से मुर्गियों के पंख हटाता है और कहता है कि तुमने आज फिर से अंडे चोरी किए। वेवे कहती है कि तुम्हें मेरे फार्म के अंडे बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं लेकर आई। युआन कहता है कि तुम पागल हो क्या। वेवे कहती है कि हाँ मैं पागल हूँ, तुम्हें ज़्यादा पता है ना। फिर युआन उसे एक बुक देता है, जिसे वो खोलकर देखने लगती है। तो वो उसे रोकता है कि तुम इसे यहाँ मत पढ़ो, घर जाकर पढ़ना, और उसे बाय बोलकर चला जाता है। वेवे उसे जाते देख बहुत ज़्यादा सैड होती है। फिर देखते हैं कि वेवे साइकिल से उसका पीछा करती है और कहती है, युवान मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। और यहीं पे सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वेवे दुल्हन के गेटअप में बैठी होती है और सोच रही होती है कि अगर युवान से मेरी शादी होती तो मुझे कुछ ऐसा ही प्रपोज करता। स्टेप सिस्टर मिमी आकर उसके टपड़ी मारती है, जिससे वो होश में आ जाती है। मिमी कहती है कि तुम एक बस नकली दुल्हन हो, तो ज़्यादा फीलिंग्स मत लो। अगर ये शादी हो जाती है तो हम तुम्हें 7 लाख देंगे। वेवे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल असली वाली दुल्हन जैसी एक्टिंग करूंगी। तो मिमी वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। वेवे सोचती है कि मैं क्या सोच रही हूँ, युवान तो अब तक किसी और का पति बन चुका होगा। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युवान अब्रॉड से वापस आ गया है और आते ही अपने बड़े भाई के बारे में पूछता है। सेक्रेटरी उसे बताता है कि वो ठीक हैं, लेकिन इस शादी के लिए मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ये शादी होगी तो वो सर्जरी नहीं करवाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड माँ अयान को समझा रही होती हैं कि ये शादी तुम्हारे दादाजी ने तय की थी, लो ग्रुप और पी ग्रुप के बीच में। अयान कहता है, दादी आप मेरी हालत तो देख रही हैं ना, अगर मैं इस हालत में किसी लड़की से शादी करूँगा तो ये उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने जैसा होगा। तभी वहाँ पर युवान आता है और कहता है कि मैं करूँगा लो ग्रुप के बेटी से शादी, भाई आप बस अपना ख्याल रखिए और सर्जरी करवाइए। ग्रैंड माँ कहती हैं कि क्या तुम सच में ये शादी करना चाहते हो। युवान कहता है कि दादाजी ने पी ग्रुप के वारिस से शादी करने के लिए कही थी, तो मैं भी तो दादाजी का ही पोता हूँ। अयान उसे टोकता है कि क्या तुम श्योर हो इस शादी के लिए। युवान कहता है कि भाई अगर शादी हो सकती है तो डिवोर्स भी हो सकता है, और आप जल्दी से ठीक होकर कंपनी संभाल लो। और मैं यहाँ किसी और काम से आया हूँ, तो प्लीज़ मुझे कंपनी में आने के लिए मत कहना। और यह कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिमी अपने फादर से बात करते हुए कहती है कि पापा मैंने सारा काम ठीक कर दिया है, और उस पागल को लगता है कि हम उसकी नकली शादी करवा रहे हैं। उस बेवकूफ़ को तो ये भी नहीं पता कि उसकी शादी एक लंगड़ी से हो रही है, और इस शादी से हमें कितना फ़ायदा होने वाला है। ये सारी बातें वेवे छुपकर सुन लेती है। फिर मिमी से आकर कन्फ्रंट करती है कि तुम लोग मेरी शादी एक लंगड़ी से करवा रहे हो। मिमी कहती है कि इस शादी से तुम्हें फ़ायदा होगा, इस शादी से तुम्हें 7 लाख मिलेंगे, जिससे तुम अपना कर्ज उतार सकती हो। वेवे कहती है कि तुम पागल हो क्या, मैं पैसों के लिए शादी नहीं कर रही। और उसे एक नीडल चुभो देती है, जिससे उसे चक्कर आने लगते हैं। दरअसल वेवे एक मेडिकल डॉक्टर होती है, और वहाँ से भागते हुए वो युवान से टकरा जाती है। वो गिरने ही वाली होती है, लेकिन युवान उसे थाम लेता है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाते, क्योंकि युवान की मेमोरी एक्सीडेंट की वजह से लॉस हो चुकी थी। तभी वेवे गुंडों को आते देखकर जल्दी से गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। युवान सोचता है कहीं ये मेरी दुल्हन तो नहीं जो शादी से भाग रही है। फिर सोचता है कि लो ग्रुप को इस शादी की बहुत ही नीड है, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। वेवे कहती है प्लीज़ जल्दी चलो, अगर तुमने मुझे बचा लिया तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। युवान को उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखकर सिर में दर्द होने लगता है, और वो सोचता है कि ये फिर से ये यूनिफॉर्मली लड़की क्यों दिख रही है। और वेवे से उसका सरनेम पूछता है, जिस पर वो अपना सरनेम सो बताती है। रास्ते में युवान अपने सेक्रेटरी को फ़ोन करता है कि मैं शादी में नहीं आ रहा हूँ, तुम सब संभाल लेना। जिसे वेवे को पता लगता है कि ये भी शादी से भाग रहा है, तो वो कहती है कि क्या कॉन्सिडेंस है, तुम भी शादी से भाग रहे और मैं भी शादी से भाग रही हूँ।
तो हम दोनों फ्रेंड्स हुए। अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी कोई दिक्कत हो तो तुम मेरे क्लिनिक पर आना, मैं तुम्हारा फ्री में इलाज करूंगी। ये सुनकर युआन गाड़ी रोक देता है और अपने कंडीशन के बारे में बताने वाला होता है, लेकिन वह सोचता है कि पी ग्रुप के मामले हर किसी के सामने नहीं कह सकते। तो वह उसे गाड़ी से उतरने को कहता है और बेबे को बीच रास्ते में उतार के वहां से चला जाता है। युआन जब घर जाता है तो दादी उस पर गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि तुमने कहा था कि तुम शादी करोगे, लेकिन तुम शादी से भाग गए। वो तो अच्छा हुआ कि मैं शादी में नहीं गई, नहीं तो मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाती। युआन हंसते हुए कहता है कि दादी, आपकी इज्जत कैपिटल जितनी बड़ी है, इसे छोटी मोटी बातों से आपका कुछ नहीं होने वाला। दादी उसे मैरिज सर्टिफिकेट फेंक कर देती है और कहती हैं कि तुमने बेबे से शादी की है तो उसका अच्छे से ख्याल रखना। युआन जैसे ही सर्टिफिकेट देखने वाला होता है तभी सेक्रेटरी आकर कहता है कि बॉस, हमने मेडिकल डॉक्टर को ढूंढ लिया है, तो हमें वहाँ चलना चाहिए। युआन फिर दादी से पूछता है कि दादी, क्या आपको पता है कि मेरी हाई स्कूल कहाँ से कंप्लीट हुई थी? दादी उसे बताती है कि इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, तुम्हारी माँ ने किसी कंडीशन की वजह से तुम्हें गांव भेज दिया था, लेकिन वापसी समय तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया जिसमें तुम्हारी माँ नहीं रही और तुम्हारी सारी याददाश्त चली गई। युआन कहता है कि मुझे अभी स्कूल की यादें आती हैं, यूनिफॉर्म में एक लड़की दिखती है, ये सारी याद आते ही मेरा सिर फटने लगता है। ग्रैंडमा कहती हैं कि ज़्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। युआन सोचता है कि अगर वो स्कूल वाली लड़की मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। उसके बाद हम बेबे के क्लिनिक पर देखते हैं जहाँ पर कुछ गुंडे आकर पैसे मांग रहे होते हैं और तोड़फोड़ करने लगते हैं। तो बेबे उन्हें रोकते हुए कहती है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो कानून लो, ऐसे तोड़फोड़ करोगे तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। गुंडा कहता है कि हम तो ऐसे ही करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम तुझे भी बेच सकते हैं। तभी वहाँ पर मिमी आती है और कहती है कि रुको ज़रा, तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो ये लो, और उन्हें एक चेक देती है जिसे पाकर गुंडा खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। वे कहती है कि तुम्हारा चेहरा देख के लगता है कि तुम कल शादी वाला मामला निपटा आई हो। मिमी कहती है कि हाँ, शादी कैंसिल तो नहीं हुई है, लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट तुम्हारे नाम पर है। वे गुस्सा करती है तो मिमी कहती है कि पहले मेरी बात तो सुनो, फिर जो बोले ना। वह कहती है कि जल्दी कहो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी पिन क्वेश्चन बना दूंगी। मिमी कहती है कि तुम्हें पी फैमिली में बस यंग मिस्ट्रेस बनकर रहना है और इसका तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा, जिससे तुम अपने कर्ज भर सकते और दादाजी का उधार भी चुका सकती हो। वैसे भी ये शादी दोनों दादाजी ने मिलकर तय की थी और पी अयान के मरने के बाद तुम दूसरी शादी कर सकती हो, जिससे तुम्हें पी फैमिली की आधी प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि वे अपने दादाजी की फ़ोटो देखते हुए कहती है, दादाजी, मुझे किसी भी प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है। जब ये शादी आपने तय की है तो मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। तभी वहाँ पर युआन आ जाता है और वेवे को देखकर शॉक्ड होता है कि यही मेडिकल डॉक्टर है। वेवे कहती है कि ऐसे क्यों देख रहे हो, कि क्या कोई यंग लेडी मेडिकल डॉक्टर नहीं हो सकती क्या? युआन वहाँ से जाने लगता है तो सेक्रेटरी रोक कर कहता है कि अगर आप आ ही गए हैं तो एक बार दिखा लीजिए। वो बैठ नहीं रहा था तो सेक्रेटरी उसे ज़बरदस्ती बैठाता है। वह उसकी नब्ज चेक कर रही थी तो उसे बहुत अजीब लगता है और वो अपना हाथ हटाने लगता है। वो कहती है, रुक जाओ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, और कहती है कि चलो लेट जाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। सेक्रेटरी कहता है, बॉस, ये तो बिल्कुल सही है, कंपनी भी मिलेगी। नर्स उन दोनों को ठरकी कहती है तो आपस में ही देखने लगते हैं। वह कहती है कि साथ सोने का मतलब था कि मैं तुम्हें औषधि से ट्रीटमेंट दूंगी। उसके बाद देखते हैं कि युआन लेटा हुआ था और वह भी उसका ट्रीटमेंट कर रही थी। कुछ ही देर में युआन सो जाता है। वह भी उसे कई बार बुलाती है, जब वो नहीं बोलता तो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो वही पुरानी बुक उठा लेती है जिसमें युआन का लेटर था, उसे देखकर वो रख देती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जब युआन उठता है तो मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इतनी देर सो सकता हूँ। उसके बाद वो आता है तो वही बुक देख लेता है और उसमें रखा लेटर पढ़ने वाला होता है। तभी वेवे आ जाती है और कहती है कि दूसरे की चीज़ों को छूना अच्छी बात नहीं है। युआन सेक्रेटरी को पैसे देने को कहता है तो वेवे मना कर देती है कि तुमने मेरी हेल्प की थी, इसलिए मैं अगली बार चार्ज करूंगी। युआन कहता है कि अगली बार करके मुझे बद्दुआ मत दो। सेक्रेटरी वेवे से कहता है कि क्या आप कोई दवाई नहीं सजेस्ट करेंगी?
वे भी कहती है कि ये ऐसी बीमारी है जो सिर्फ औषधि मसाज से ठीक हो सकती है, इसलिए हम इसे कोई दवाई नहीं दे सकते। तभी युवान को दादी का कॉल आता है और वो कह रही होती हैं कि तुम गु फैमिली के घर क्यों नहीं गए। युवान उन्हें बताता है कि मुझे कोई इमरजेंसी काम आ गया था, इसकी वजह से मैं नहीं जा पाया, मैं कल ज़रूर जाऊंगा। तो दादी उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें वेवे का नंबर दे रही हूँ, तुम्हें उससे बात करके उसे मनाना होगा। युवान ठीक है कह देता है। उसके बाद युवान जब कॉल लगाता है तभी वेवे का फ़ोन भी रिंग होने लगता है। तो युवान को लगता है कि कहीं यही तो उसकी वाइफ नहीं है, लेकिन तभी वेवे क्लाइंट से बात करने लगती है। तो युवान सोचता है कि ये नहीं हो सकती है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिमी क्लब जाने की बात कर रही थी, तो डैड उसे मना करते हैं और कहते हैं कि पी फैमिली अभी आने वाली है, अगर तुम नहीं रहोगी तो उन पर क्या इम्प्रेशन पड़ेगा। मिमी कहती है कि डैड अभी तो कंपनी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है और कुछ दिनों में वो लंगड़ा मर जाएगा, जिससे पी फैमिली की आधी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। डैड कहते हैं कि अगर तुम उनके साथ अच्छे से पेश आओगी तभी हो पाएगा, नहीं तो ये सारी प्रॉपर्टी छलकी के चली जाएगी। और इनकी ये सारी बातें बाहर से आता हुआ युवान सुन लेता है, जो कि इन्हीं से मिलने आया था। युवान कहता है कि बहुत जल्दी है आपको हमारी प्रॉपर्टी लेने की। डैड जल्दी से बात पलटते हुए कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो कुछ और ही बात कर रहे थे। मिमी इतने हैंडसम बंदे को देखकर उससे पूछती है कि तुम पी फैमिली के क्या लगते हो। सेक्रेटरी कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन तभी युवान बोल पड़ता है कि हम पी फैमिली के ड्राइवर और बटलर हैं और हम आपसे पी फैमिली की तरफ से मिलने आए हैं। ये सुनते ही मिमी मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। सेक्रेटरी उन्हें गिफ्ट देने लगता है, तो युवान रोकते हुए कहता है कि जिस तरह से आप लोग बात कर रहे थे उस हिसाब से ये गिफ्ट तो आपके लिए छोटे होंगे। डैड हंसते हुए बात को टालते हैं और कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि युवान घर पर होता है और दादी उससे पूछ रही होती है कि वो फैमिली से मिलना कैसा हुआ, क्या तुम्हें वेवे पसंद आई। जिस पर युवान गुस्से से कहता है कि मैं उस ऐसी लड़की के साथ कभी नहीं रह सकता जो मेरे भाई को लंगड़ा कहती है, और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। ग्रैंड माँ सोचती हैं कि वेवे ऐसा कभी नहीं कर सकती, ज़रूर युवान को कोई गलतफहमी हुई है, और अगले दिन ही चेक करने के लिए चली जाती हैं। उसके बाद हम ग्रैंड माँ को देखते हैं जो कि वेवे के क्लिनिक पर चोरी छुपे नज़र रख रही थी। वो देखती हैं कि वेवे मरीजों की मदद कर रही है और उनके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आ रही है, और ये देखकर दादी बहुत ही खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि मुझे यकीन था कि वेवे ऐसा कभी नहीं कर सकती। सर्वेंट कहती है कि जब आप यहाँ पर आई गई हैं तो चलिए यंग मिस्ट्रेस से मिल लेते हैं। दादी कहती हैं कि वे अभी बहुत ज़्यादा बिजी है, तो एक मीटिंग फिक्स करो और उसे वोल्ड मैंसन बुला लो, हम आमने सामने ही मिल लेंगे। पी हाउस में देखते हैं जहाँ पर दादी और अयान इनके शादी के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर वेवे आती है। सर्वेंट दादी को बताती है कि यंग मिस्ट्रेस आई हैं। वेवे अयान को देखकर सोचती है कि ये तो सच में ही बहुत ज़्यादा बीमार है, लेकिन बीमारी में ही बहुत ज़्यादा हैप्पी है। दादी वेवे को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी होती हैं और शादी वाले दिन के लिए माफ़ी मांग रही होती हैं कि युवान शादी छोड़कर भाग गया था। वेवे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि दादी किस बारे में बात कर रही हैं। तभी अयान उसको भाभी कहता है, तो वो शॉक्ड होती है कि वो उसे भाभी क्यों कह रहा है, क्योंकि वेवे अयान को ही अपना हस्बैंड समझ रही थी। वेवे अयान से कहती है कि आप मुझे भाभी क्यों कह रहे हैं, क्या आप मेरे हस्बैंड नहीं हैं। सर्वेंट अयान को समझाती है कि यंग मिस्ट्रेस को लगता है कि आप उनके हस्बैंड हैं, तो वो समझ जाता है। वेवे अभी भी वही बात पूछ रही थी, तो दादी अपने कंधे में दर्द होने का बहाना करती हैं और वेवे उनके लिए वरीड होती है और सर्वेंट को कहकर उनको मेडिसिन सजेस्ट करती है। उसके बाद सब लोग बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर युवान आता है और वेवे को बैक साइड से देखकर सोचता है कि मिस सैन यहाँ पर क्या कर रही हैं। तभी उसका फ़ोन रिंग होने लगता है और वो बात करने लगता है। तभी वेवे का फ़ोन भी रिंग होता है और उसे कोई इमरजेंसी कॉल आई थी। वो दादी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि दादी मुझे अभी जाना पड़ेगा क्योंकि मेडिकल पे बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है, और अयान से कहती है कि मिस्टर पी मैं आपको देखने के लिए आती रहूँगी, और वहाँ से चली जाती है। युवान उसे जाता देखता है और सोचता है कि वो नहीं हो सकती।
अयान युआन से कहता है कि अयान, तुमने भाभी को अभी तक शादी के बारे में सच क्यों नहीं बताया। युआन कहता है कि मैं ऐसी लड़की के साथ कभी नहीं रहूँगा जो मेरी फैमिली की इंसल्ट करती है। दादी कहती हैं कि मैंने वेवे का बैकग्राउंड चेक किया है, वो बहुत ही ज़्यादा काइंड और हार्ड वर्किंग है। अयान कहता है कि भाभी सभी के साथ बहुत ही अच्छे से बात करती हैं, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। दादी कहती हैं कि लगता है वेवे से तुम्हारे दिमाग का इलाज कराना पड़ेगा। युआन हंसते हुए कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने अपनी डॉक्टर ढूंढ ली है। दादी उसके बारे में पूछती हैं तो युआन वेवे के बारे में बताता है कि उसका नाम सैन है और बताता है कि मैं कल ही उसकी क्लिनिक के पास शिफ्ट हो रहा हूँ, जिससे इलाज आसानी से हो सके। दादी युआन से कहती हैं कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वेवे तुम्हारे भाई का इलाज कर रही है, कहीं ये एक दूसरे को पसंद करने लगे तो। युआन हंसते हुए कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है मेरा भाई ऐसी लड़कियों को पसंद नहीं करता। उसके बाद वेवे के क्लिनिक पर देखते हैं जहाँ लैंडलॉर्ड आकर अपना पैसा मांग रहा था और कहता है कि क्यों ना हम एक डील करें जिसमें तुम मरीजों का इलाज करना और दवाइयों का बिल मैं डिसाइड करूँगा। जिसे सुनकर वेवे कहती है कि आप लैंडलॉर्ड ही ठीक है, पार्टनरशिप नहीं ठीक रहेगी। तो वो आदमी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हें यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। वेवे कहती है कि मेरे क्लाइंट सभी बुजुर्ग हैं, अगर मैं यहाँ से शिफ्ट हो गई तो उन्हें मुझे ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी। वो आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता, या तो तुम पार्टनरशिप करो नहीं तो ये जगह खाली कर दो। तभी वहाँ पर युआन आता है। उसे देखकर वो आदमी कहता है कि तुम कौन हो बे। युआन कहता है कि इस जगह का मालिक। वो आदमी कहता है कि अच्छा मजाक है। युआन उसे एक कार्ड देता है और कहता है कि शायद ये तुम्हारी जगह पी ग्रुप के अंडर आती है और मैं पी युआन हूँ। वो कार्ड देखते ही आदमी बहुत ज़्यादा डर जाता है और माफ़ी मांगते हुए वहाँ से चला जाता है। वेवे उससे पूछती है कि क्या तुम सच में पी युआन हो। युआन कहता है कौन कहता है। वेवे कहती है कि फिर वो कार्ड। वो बताता है कि मुझे नहीं पता ये किसका था। वेवे कहती है कि तुम तो बहुत चालू इंसान हो, जबकि तुमने आज मेरी मदद की है तो आज की ट्रीटमेंट फ्री। युआन कहता है कि दरअसल मैं तुम्हारी औषधियाँ खरीदना चाहता हूँ क्योंकि मैं यहीं पास में ही रहता हूँ और मैं खुद यूज़ करके देखना चाहता हूँ। वेवे कहती है ठीक है तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। उसके बाद उसे दवाई दे रही थी तो देखती है कि उसके हाथ में चोट लगी है, जो कि वेवे के मेडिकल का बैनर ठीक करते हुए लग गया था। तो वह कहती है कि यह तुम्हें कहाँ लगी, चलो मैं तुम्हें दवाई लगा देती हूँ। दवाई लगाते हुए दोनों ही बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, जिससे दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है तो दूर हो जाते हैं। उसके बाद दोनों अपनी व्हील चेयर आईडी शेयर करते हैं। युआन की आईडी देखकर वो पूछती है कि क्या सच में ये तुम्हारी आईडी है। युआन कहता है हाँ, क्या हुआ। वेवे कहती है कुछ नहीं और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि युआन सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। तो डॉक्टर सेन से मैसेज करके पूछता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए आ सकती हो। वो हाँ करती है तो युआन उसे लेने के लिए चला जाता है। उसके बाद जैसे ही वेवे दरवाज़ा खोलती है, युआन सामने ही खड़ा होता है। वो पूछती है तुम इतने जल्दी कैसे आ गए। युआन बताता है कि मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। वेवे कहती है फिर तो ठीक है, मैं तुम्हें जल्दी सुलाकर अपने घर जा सकती हूँ। उसके बाद हम युआन के अपार्टमेंट में देखते हैं जहाँ उसे एक मैन स्लीपर देकर कहता है कि तुम्हें इसी में काम चलाना पड़ेगा क्योंकि मैंने कोई वुमेन स्लीपर्स अरेंज नहीं कर पाया। वेवे कहती है कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगी। वो हंसते हुए कहता है ठीक है चलो तुम, मैं पानी लेकर आता हूँ। वेवे जब उसके रूम में जाती है तो देखती है कि उसने ढेर सारी हर्ब्स जला रखी हैं और वो सोचती है कि इसे दम घुटने का डर नहीं रहता है क्या। वही टेबल पर रखी बुक को देखकर वो शॉक्ड होती है कि ये बुक इसके पास कैसे, और उसे पूछती है तो वो बताता है कि ये बुक मेरी मॉम की थी, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम रख सकती हो। वो कहती है मेरे पास ऑलरेडी है। वो कहता है कि हाँ मैंने देखा है और उसमें छुपा हुआ लेटर भी। वे बात को टालते हुए कहती है कि जल्दी से सो जा, मुझे घर भी जाना है। फिर वो उसका ट्रीटमेंट करने लगती है। जब वो सो जाता है तो वो जाने लगती है तो युआन उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है और नींद में बड़बड़ा रहा था कि बेबी मुझे छोड़कर मत जाओ।
ये देखकर वे सोचती है कि क्या अपनी वाइफ से सच में इतना प्यार करता है। और युवान ने उसका हाथ बहुत ही जोर से पकड़ रखा था, जिस वजह से वो अपना हाथ छुड़ा नहीं पाती और वहीं पर सो जाती है। मॉर्निंग में उठकर देखती है कि युवान उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रखा है और उसे सॉरी कहती है कि तुम्हें सुलाते सुलाते मैं खुद ही सो गई थी। उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हुए दोनों बातें कर रहे थे। वह उसे बताती है कि उसे सिर्फ अपने घर की मुर्गियों के अंडे ही पसंद है। युवान कहता है मुझे भी। फिर वह कहती है फिर तुमने इतने सारे क्यों बना दिए। युवान कहता है कि खाने के लिए अच्छे होते हैं तो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। फिर वे अपने स्कूल के दिनों की बातें बताने लगती है, जिसे सुनकर युवान के सिर में दर्द होने लगता है। वे उसे संभालती है और सोफे पर बिठाती है और उसका ट्रीटमेंट करने लगती है। युवान उसके हाथ पर बाइट कर लेता है। वेवे को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन वो रुकती नहीं है और उसकी ट्रीटमेंट जारी रखती है। युवान जब ठीक हो जाता है तो उसे सॉरी बोलता है। वेवे बताती है कि तुम मेरे पहले ऐसे पेशेंट नहीं हो जो मुझे बाइट करा है, मेरे साथ ऐसा होता रहता है। और कहती है कि अगर तुम ठीक हो तो मुझे जाना चाहिए। जब वो जा रही होती है तो उसकी फ्रेंड का उसे कॉल आता है, जो बता रहे थे कि हमारा स्कूल रियूनियन पार्टी होने वाली है, क्या तुम आना चाहोगी। वह कहती है कि मेरा कोई मूड नहीं है। फ्रेंड कहती है कि हमारा स्कूल रियूनियन पार्टी है तो उसमें सारे पुराने फ्रेंड्स आएंगे, शायद उसमें पीयूयान भी आ सकता है और तुम उसे और आसानी से ढूंढ सकती हो, जिस पे वे आने के लिए मान जाती है। उसके बाद देखते हैं कि जब वे पार्टी के लिए पहुंचती है, उसे रास्ते में एक क्लास फेलो मिलता है जो कहता है कि वे क्या बात है, तुम भी आई हो, वैसे पहचाना कि नहीं मुझे। वे कहती है क्या बात है, तुम भी आए हो। वो कहता है क्यों नहीं, तुम आ सकती और हम नहीं आ सकते, क्या फिर से दोस्तों से पैसे मांगने आई हो। और कहता है कि क्यों ना वो पैसे मैं ही दे दूं और बदले में तुम मुझसे शादी कर लो। तभी उसकी गर्लफ्रेंड चिल्लाते हुए आती है कि वे मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो, तुम स्कूल टाइम में भी इसे चिपकने की कोशिश करती थी और अब भी वही काम है, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या। सबको पता है कि पीयूया ने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन तुम इतनी बेशरम हो कि उसके पीछे पीछे कैपिटल तक आ गई। तुम कुछ भी कर लो, वो तुमसे शादी नहीं करेगा। वेवे को बहुत गुस्सा आता है तो उसे एक चाटा दर देती है। ये सब देखकर जोजो को भी बहुत गुस्सा आता है और वो वेवे को माफ़ी मांगने के लिए कहता है, तो वेवे उसे भी एक चाटा दर देती है और कहती है कि तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, परफेक्ट मैच। वेटिंग उसे थप्पड़ मारने वाली होती है तो युवान उसे रोक लेता है और धक्का दे देता है। जोजो गुस्से में कहता है कि तू कौन है बे, और मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ कैसे लगाया, तुम्हें पता होगा पी फैमिली के बारे में, और मेरा नाम पी युयान है। वेटिंग जोजो से कहती है कि ये तभी जाना पहचाना लग रहा था और दोनों अभी भी साथ हैं, इनसे पंगा लेना ठीक बात नहीं है, और माफ़ी मांगकर वहाँ से चले जाते हैं। वे उसे लगातार घूरे जा रही थी तो युवान कहता है कि अरे बाबा बस मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा था, इसमें रोने वाली क्या बात है। और वे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद देखते हैं कि दोनों बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। वे पहले ही बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर चुकी थी और ड्रिंक करने जा रही थी तो युवान उसे रोकता है और कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा पी ली है और इतना ड्रिंक करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं सैड हूँ और मैं नशे में हूँ, तो मैं सैड नहीं हूँ और मैं नशे में भी नहीं हूँ, और इतना कहकर रोने लगती है। युवान कहता है कि मैं तुम्हें कितनी देर से पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे दिल तोड़ने वाले का नाम क्या है। वो आधा ही नाम बता पाती है तभी लुढ़क जाती है। युवान उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठती। तभी वो अचानक से उठकर वॉमिट करने लगती है। युवान उसे जल्दी से संभालता है और गाइस ये मोमेंट सच में फनी था। उसके बाद वो युवान से कहती है कि मुझे पिगी बैग कैरी करो और बच्चों की तरह जिद करने लगती है। युवान कहता है ठीक है आ जाओ, लेकिन वह तो कहीं और ही चली जाती है। उसके बाद देखते हैं कि युवान उसको कैरी करके ले जा रहा था और वो नशे में बड़बड़ा रही थी कि पी युवान तुम झूठे हो। युवान कहता है कि आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया कि मैं पी युवान हूँ, और वो और भी कुछ बड़बड़ा रही थी, जिसे सुनने के बाद युवान कहता है कि ये सच में नशे में हो रही है। उसके बाद देखते हैं कि युवान उसे वैसे ही कैरी करके ले जा रहा था कि जैसे वो स्कूल टाइम में जाते थे। नेक्स्ट सीन में
वेवे की जब आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके कपड़े बदले हुए हैं। तो वो सीधा युआन के पास जाती है और उसे शिकायत भरी नज़रों से देख रही थी। तो युआन समझ जाता है कि वेवे क्या कहना चाहती है। युआन कहता है, फिक्र मत करो, पड़ोस वाली आंटी से चेंज कराया था। रात को तुमने मेरे ऊपर वॉमिट जो कर दिया था। ये सुनकर वेवे थोड़ा एम्बैरेस फील करती है और कहती है कि मैं तुम्हें दूसरे कपड़े दिला दूंगी। युआन भी हैप्पीली मान जाता है। दोनों को मॉल में देखते हैं जहाँ वो शॉपिंग के लिए गए थे। वहीं पर मिमी भी पहले से आई होती है। मिमी कहती है, क्या बात है वेवे, तुम्हारा पति नहीं आ सकता तो तुम अपने ड्राइवर को साथ लेकर आई हो। युआन उसे देखकर सोचता है कि ये वही लड़की है ना, वो गोल्ड डिगर, और कहता है कि तुम यहाँ किसका इंतजार कर रही हो। मिमी कहती है कि तुम्हारा तो बिल्कुल भी नहीं कर रही। वेवे कहती है कि तभी मैं कहूँ यहाँ मुझे आते एक खट्टी स्मेल क्यों आ रही थी। मिमी कहती है कि मैं तुम्हें समझा रही थी कि एक शादीशुदा लड़की के लिए किसी और मर्द के साथ घूमना उसके रेपुटेशन पर असर पड़ सकता है। वेवे कहती है, तुम अपने काम से काम रखो। वर्कर्स आपस में बात करने लगते हैं कि यह पी फैमिली की यंग मिस्ट्रेस हैं। उन्होंने कहा था कि इनको अच्छी सर्विस मिलनी चाहिए। इनकी बातें सुनकर मिमी सोचती है कि पी फैमिली अपनी शादी पब्लिक नहीं करने वाली थी। ये उनको अच्छा नहीं लगता, तो ये सब क्या था। युआन उनकी बातें सुनकर कहता है कि यंग मिस्टर और पी फैमिली ये सब क्या है। वेवे उसे कहती है कि मैं तुम्हें बाद में समझाती हूँ। युआन मिमी को कहता है कि तुम दिन में तो बोली वाली बनती हो और रात को पार्टी क्वीन बन जाती हो। तुम पहले अपने रेपुटेशन का ख्याल रखो। मिमी उसकी तरफ उंगली करते हुए कहती है, वेवे भी मेरी बात मानती है तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझसे ऐसे बात करो। वेवे उसकी उंगली पकड़ के मोड़ देती है तो मिमी दर्द से चिल्लाने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। वर्कर मिमी से कहती है कि ये हमारे 100 नंबर कस्टमर हैं तो इनको सब कुछ फ्री मिलेगा, जो भी ये लेना चाहेंगी। मिमी कहती है कि ये ऑफर मुझे तो नहीं बताया। वर्कर कहती है कि हमारे चेयरमैन ने अभी अभी अनाउंस किया है। ये बात सुनते ही वेवे कहती है कि क्या यह सच में ऑफर चल रहा है। वर्कर कहती है कि हाँ मैडम, ये सच है। वेवे ये सुनकर खुश होती है और जल्दी जल्दी कपड़े सिलेक्ट करने लगती है। तभी वहाँ पर मिमी आती है और इस मॉल का सबसे एक्सपेंसिव ड्रेस खराब कर देती है और खुद ही चिल्लाने लगती है कि देखो, वेवे ने सबसे एक्सपेंसिव ड्रेस खराब कर दी। वेवे कहती है कि क्या बकवास कर रही हो, मैंने ये नहीं किया। इनकी बातें सुनकर वर्कर आती है और बताती है कि हमारे स्टोर का सबसे एक्सपेंसिव कपड़ा था, तो जल्दी से इसका बिल पे करो। मिमी कहती है कि कपड़ा वेवे ने फाड़ा है तो बिल मैं पे क्यों करूं। वर्कर कहते हैं कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, अगर आपने बिल पे नहीं किया तो मामला कोर्ट तक जा सकता है। इनकी बातें सुनकर मिमी डर जाती है और पेमेंट कर देती है। वर्कर कहती है कि और फिर माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। मिमी माफ़ी नहीं मांगना चाहती है तो वर्कर उसे पुलिस का नंबर दिखाती है, जिससे वो माफ़ी मांगकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वेवे कुछ कपड़े सिलेक्ट करती है और उनका पेमेंट करने लगती है। वर्कर्स कहती हैं कि मैडम, ये आपने जीता है तो हम इसके पैसे नहीं ले सकते। फिर भी वेवे उनको पैसे दे रही थी। तो वर्कर कहती है कि ओल्ड मैडम ने ये ऑर्डर दिया था कि आप आएंगी तो आपको पूरा फ्रीडम दिया जाए और ये पूरा मॉल आपका ही है। युआन वर्कर्स पे गुस्सा करते हुए कहता है कि ओल्ड मैडम और यंग मिस्ट्रेस का क्या चक्कर है, तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा। वो लड़की बेवकूफ़ थी तो क्या तुम्हें हम भी बेवकूफ़ लगते हैं। वेवे उसे शांत करते हुए कहती है कि मैं सब कुछ समझ गई हूँ, चलो हम कहीं और से लेते हैं, और उसे लेकर जाने लगती है। युवान उसे कहता है कि क्या चक्कर है, ये पूरा मॉल तुम्हारा है और तुम सेल रैंक से भी कपड़े नहीं ले रही हो। कहीं तुम अपने हस्बैंड से तो नहीं डर रही कि किसी लड़के के लिए कपड़े ले रही हो, फिर वो तुम्हें गुस्सा करेंगे। वेवे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, वो बहुत ही अच्छे हैं। दरअसल जो चीज़ मेरी नहीं है वो मैं नहीं लेना चाहती, चलो हम कहीं और से ले लेंगे। युवान उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहता है कि वेवे, तुम सच में पागल हो। तो वेवे को वही पुरानी यादें आने लगती हैं कि ऐसे पी युआन भी उसे कहा करता था, और ये सोचकर वो रोने लगती है। युआन कहता है कि क्या हो गया, और कुछ नहीं कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद का सीन देखते हैं कि दादी बैठी होती हैं, तभी उनके फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसमें युआन ने वही मॉल वाली वीडियो भेजी थी जहाँ वेवे और मिमी की लड़ाई हो रही थी।
क्योंकि युवान को लग रहा था मिमी ही उसकी वाइफ है। दादी वीडियो देखकर सब कुछ समझ जाती हैं कि क्या चल रहा है और कहती हैं कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन दोनों को पता ही नहीं है कि वो आपस में हस्बैंड वाइफ हैं। सर्वेंट कहती है कि दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल ऐसे कि जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तभी युवान आता है और पूछता है कि कौन किसके लिए बना है। सर्वेंट कहती है कि एक पंडित ने बताया था कि यंग मिस्ट्रेस और आपकी जोड़ी एक नंबर की है, दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। युवान कहता है कौन सा मंदिर है, कल ही बुलडोजर भेजता हूँ। दादी उसे डांटते हुए कहती है कि हिम्मत भी मत करना। युवान कहता है कि दादी मैंने जो वीडियो भेजी थी वो आपने देखी। दादी कहती है कि हाँ, वो लड़की काफ़ी बिगड़ी हुई है। युवान कहता है कि जबकि आपने उसकी असलियत देख ही ली है तो मैं अभी के अभी तलाक चाहता हूँ। और दादी कहती हैं कि वो लड़की कैसी है जो तुझे कपड़े दिलाने ले गई थी। युवान उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि वो बहुत ही अच्छी है। तो दादी कहती हैं तो फिर क्यों ना हम अयान की शादी उससे करा दें, वो तेरी भाभी बन जाएगी। युवान चौंक कर कहता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो भाई के टाइप की नहीं है। दादी कहती हैं कि अगर लड़की तुझे भी पसंद है और अच्छी भी है तो प्रॉब्लम क्या है। युवान बहाने बनाते हुए कहता है कि वो अभी छोटी है, मैच्योर नहीं है और वैसे भी भाई को वो पसंद नहीं आएगी। दादी कहती हैं कि डिसीजन मैं लूँगी और सर्वेंट से कहते हैं कि गिफ्ट्स तैयार करो और उस लड़की का एड्रेस निकाल कर कल ही रिश्ता भेज दो। युवान जल्दी से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा है। दादी कहती है कोई बात नहीं, हम उसके पति का मामला पैसों से संभाल लेंगे। युवान कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। दादी कहती हैं कि युवान तुम क्या कह रहे हो, पहले तुम कहते थे कि करियर पे फोकस करना है और अब कह रहे हो कि तुम किसी से प्यार करते हो, ये बस तुम्हारा वन टाइम अट्रैक्शन है। युवान कहता है कि ऐसी बात नहीं है, ये पहली बार है जो मैं किसी लड़की के लिए ऐसा फील कर रहा हूँ। जब मैं गू फैमिली में शादी के लिए गया था तो वो अपने शादी से भाग रही थी क्योंकि उसकी फैमिली ज़बरदस्ती उसकी शादी करा रही थी, तो मुझे भी अपने साथ ले गई। और बताता है कि डॉक्टर शेन को देखते ही मैं उन्हें पसंद करने लगा था और मेरा हेडेक किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन डॉक्टर शेन के सिर्फ मसाज की वजह से ही पूरी तरह से ठीक हो चुका है। दादी कहती हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा तलाक मंजूर करती हूँ, लेकिन इससे पहले डॉक्टर शेन को तुम्हें पसंद करना होगा। युवान कहता है कि इसकी आप फिक्र मत कीजिए, अपने पोते पर थोड़ा भरोसा तो रखिए। उसके बाद वहाँ से चला जाता है। सर्वेंट कहती है कि लगता है यंग मिस्टर को सच में लाइक करते हैं, तो आप उनको क्यों नहीं बता देते कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। दादी कहती हैं कि जब अपनी ही वाइफ के पीछे पीछे भागेगा तब उसे समझ में आएगा। उसके बाद वेवे के क्लिनिक का सीन देखते हैं जहाँ पर वेवे अपने क्लाइंट्स को देख रही थी। तभी उसे उसकी ग्रैंडमा का कॉल आता है। वो कह रही थी कि कोई उनकी औषधि वाली ज़मीन को खरीदना चाहता है। वेवे उन्हें तसल्ली देते हुए कहती है कि दादी आप कोई टेंशन मत लीजिए, मैं 2-3 दिन में जल्द ही वापस आ जाऊंगी, हम अपनी ज़मीन को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। उसके बाद वेवे कुछ सोचती है और किसी को कॉल करती है और हम देखते हैं कि युवान को भी कॉल आती है। वेवे कहती है कि क्या मेरी बात मिस्टर पी से हो रही है, मैं सुबह बात कर रही हूँ। क्या आपको याद है कि हम अपनी टाउन वाली औषधियों के बारे में बात किया था, अगर आप फ्री हैं तो क्या हम अभी बात कर सकते हैं। युवान कहता है ठीक है। वेवे उसे अपने मेडिकल का एड्रेस बताती है जिसे सुनकर वो शॉक्ड होता है और कहता है कि मैं अभी वहीं पे हूँ। वेवे कहती है कि क्या आप हमारे मेडिकल के बाहर हैं। तभी वो देखने के लिए आती है तो वहाँ पर पी युयान होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड होते हैं और कुछ कहने वाले होते हैं। तभी एक आदमी एक लेडी को लेकर आता है जिसे बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी थी। ये ओल्ड लेडी हमारे विलन जूडाओ की ग्रैंड मदर है। उनका बटलर उनके लिए परेशान हो रहा था और कहता है कि क्या हमें रिस्क लेना चाहिए। युवान कहता है तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये इस मेडिकल की मेन डॉक्टर हैं। वे भी जल्दी से ओल्ड लेडी का ट्रीटमेंट शुरू करती है और बहुत जल्द ही उनको होश आ जाता है। वहाँ पर सभी लोग वेवे की तारीफ करने लगते हैं कि ये तो सच में लाइफ सेवियर है। उसके बाद दोनों आपस में बात करते हैं। वेवे कहती है कि क्या तुम मिस्टर पी हो। युवान कहता है तुम्हें क्या लगता है। वेवे कहती है कि मुझे लगता था कि मिस्टर पी एक डैशिंग और मैच्योर मैन होगा। युवान पूछता है कि क्या तुम्हें ओल्ड मैन पसंद है। वेवे कहती है मुझे रिच मैन पसंद है और आगे के डिटेल्स डिस्कस करने के लिए अंदर चले जाते हैं।
वे भी बताती है कि मेरे गांव के लोग छोटे मोटे किसान हैं जो मुर्गी पालते हैं और खेती करते हैं। वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे। युवान कहता है उसकी टेंशन तुम मत लो, हम 2-3 दिन में तुम्हारे गांव चलेंगे। वे भी कहती है कि मुझे एक और सवाल है कि एक मामूली ड्राइवर इतना इन्वेस्ट कैसे कर सकता है। युवान कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे बॉस के पास हैं। वह उसे अजीब तरह से देखती है तो वो कहता है मुझे ऐसे मत देखो, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं स्ट्रेट हूँ। वह कहती है कि मुझे तुम्हारे प्रोफाइल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। युवान उसकी चुटकी लेते हुए कहता है कि वैसे पी फैमिली भी तो इन्वेस्ट कर सकती है। तो वे भी कहती है कि तुम्हारे एडिक का इलाज तो तुम्हारी बेबी भी तो कर सकती है ना, तो तुम उससे मालिश क्यों नहीं कराते। युवान कहता है उसका नाम मत लो, उसके पास जाने से अच्छा है कि मैं हेडेक से मर जाऊं। और कहता है कि डॉक्टर सेन, अगर तुम्हारा कभी तलाक हो तो सबसे पहले मुझे बताना। वे भी कहती है कि ताकि तुम मेरा मजाक उड़ा सको। युवान कहता है कि नहीं, ताकि मैं तुम्हें सबसे पहले प्रपोज करूं। वो उसे देखने लगती है तो वो कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे लिए सबसे पहले सेलिब्रेट करूँ। और कहता है कि ठीक है, हम गांव में मिलते हैं, और वहाँ से चला जाता है। वे भी सोचती है कि ये कितना अजीब है और मुझे बार बार इसे देखकर पी युयान की याद क्यों आती है। और सोचती है कि ग्रैंडमा हमेशा कहती हैं कि अगर तुम्हें किसी की याद सबसे ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि तुम बहुत जल्द मिलने वाले हो। और युआन को दिए हुए लेटर्स को देखने लगती है। उसके बाद देखते हैं कि जब वो क्लिनिक बंद करके जाने वाली थी तभी वहाँ पर जू दाओ की ग्रैंडमा आती हैं, जो कि उसे स्पेशली मिलने आई थी। वे कहती है ग्रैंडमा आप इस वक्त यहाँ। ग्रैंडमा कहती हैं कि तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हें थैंक्स कहने आई हूँ और तुम्हारे लिए बहुत ही स्पेशल गिफ्ट भी ले आई हूँ। वे उसे लेने के लिए मना करती है। ग्रैंडमा इंसिस्ट करती हैं कि तुम इसे रख लो, इसमें बहुत ही अच्छे हर्ब्स हैं जो तुम्हारे पेशेंट्स के काम आएंगे। ग्रैंडमा के कहने पर वे वो गिफ्ट ले लेती है और उन्हें थैंक्स कहती है। ग्रैंडमा के जाने के बाद नर्स जब उन हर्ब्स को देखती है तो कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी वाली हैं, बिल्कुल हमारे हर्ब्स की जैसे। तो वह सोचने लगती है कि ये हर्ब्स हमारे गांव वाले हर्ब्स से कैसे मिल सकते हैं, कहीं हमारे गांव में प्रॉब्लम जो चल रही है वो इन्हीं की वजह से तो नहीं है। उसके बाद हम बेबे को देखते हैं जो कि कुछ सोच रही थी। तभी वहाँ पर युवान आता है और उसका वही बुक ले लेता है और वो लेटर पढ़ने वाला होता है कि तभी बेबे वो छीन लेती है और उससे पूछती है कि तुम कब आए। वो कहता है कि जब तुम अपने पुराने क्रश के बारे में सोच रही थी। बेबे कहती है मजाक मत करो, मैं सीरियस हूँ। वो कहता है कि मैं सीरियस बात करने ही आया हूँ, तुमने हुआ मेडिकल्स के बारे में सुना है। वे कहती है कि वही है ना जो हुआ मेडिसिन बनाती हैं। युवान बताता है कि पहले ये मेडिसिन बनाती थी लेकिन अभी ये कई चीज़ों में फेमस है और पूरी कंट्री में राज करती। और बताता है कि तुमने जिस लेडी की जान बचाई थी वो हुआ फैमिली की ओल्ड लेडी है। वह भी कहती है कि तभी मैं कहूँ कि ये हर्ब्स हमारी टाउन की हर्ब्स जैसी क्यों लग रही हैं। क्या तुम्हें कुछ पता है कि ये हुआ फैमिली कब से इन सब में है। वो बताता है कुछ 5-6 साल से। वह भी कहती है कि 5-6 साल से ये हमारे गांव में प्रॉब्लम चल रही है, कहीं इन सब के पीछे हुआ फैमिली ही तो नहीं है। युवान कहता है कि लगता है कि हुआ फैमिली की इन्वेस्टिगेशन बहुत ही अच्छे से करनी पड़ेगी। तभी वहाँ पर बटलर भागते हुए आता है और बताता है कि हमारी ओल्ड लेडी कुछ अच्छा फील नहीं कर रही हैं, क्या आप हमारे साथ चलकर उन्हें देख सकती हैं। वह भी सोचती है कि ये बहुत ही अच्छा मौका है हुआ फैमिली को और जानने का, और वो जाने के लिए हाँ कर देती है। युवान उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोकता है और कहता है कि मैं भी चलूँगा। बटलर पूछता है कि ये कौन है। यान कहता है कि मैं डॉक्टर शन का बॉयफ्रेंड हूँ और वेवी के पास आकर उसके कान में कहता है कि तुम सारी मुश्किल अपने ऊपर अकेले लेना चाहती हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, कुछ गड़बड़ हुई तो। और बटलर से कहता है कि डॉक्टर शन मेरी कार में जाएंगी, तो वो मान जाता है। वो जा रहे थे तो रास्ते में वेवे यान से पूछती है कि लगता है तुम्हारे बॉस तुम्हें बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। वो पूछता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तभी तो तुम्हें इतनी लग्जरी कार दे रखी है जिसे लेकर तुम पूरे दिन इधर उधर घूमते रहते हो। वो कहता है हाँ ये तो है, वैसे मेरे बॉस बहुत ज़्यादा हैंडसम और काइंड हार्टेड हैं। वह भी पूछती है कि वैसे तुम्हारे बॉस का नाम क्या है। वो बताता है कि पी फैमिली के सेकंड मास्टर पी योयान मेरे बॉस हैं। उसकी बातें सुनने के बाद वे सोचने लगती है कि यानी मुझे पी फैमिली की हेल्प लेनी ही पड़ेगी।
सीन कट होता है और जुदाओ के घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो और ग्रैंडमा बैठकर बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर वेवे आती है। ग्रैंडमा वेवे को देखकर हैप्पी होती हैं और जुदा उसका थैंक्स करता है कि उसने उसकी दादी की जान बचाई। इसमें थैंक्स कहने की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। वेवे ग्रैंडमा को चेक करती है और बताती है कि आपको ज़्यादा एंग्जाइटी और टेंशन की वजह से आपका ब्लड प्रेशर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, और कहती है कि मैडम हो, आप तो इतने बड़े हुआ कॉर्पोरेशन की मालकिन हैं, तो आपको किस बात की टेंशन है। ग्रैंडमा जुदाओ की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं कि ये मेरा बड़ा पोता है और ये शादी नहीं कर रहा। वैसे डॉक्टर शेन, आप कितनी यंग हैं और टैलेंटेड भी हैं, आप मैरिड तो नहीं है ना। वेवे कहती है माफ़ करना मैडम वो, पर मेरी शादी बचपन में ही हो गई थी। जुदाओ ग्रैंडमा से कहता है कि ग्रैंडमा मुझे जाना पड़ेगा, मुझे सेंसिया टाउन जाना है। एक बुढ़िया है जो लैंड को छोड़ नहीं रही है, इसलिए मुझे उसे पर्सनल जाकर देखना पड़ेगा। वेवे अपने गांव का नाम सुनकर समझ जाते हैं कि ये वही लोग हैं जो उसके गांव में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और ग्रैंडमा से पूछती है कि मैडम हुआ वो हर्ब्स सेंसिया टाउन के ही थे ना। ग्रैंडमा कहती हैं कि तुम्हें कैसे पता चला। वो कहती है कि वहाँ के हर्ब्स बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं। जुदाओ कहता है कि डॉक्टर शेन, अगर आप चाहो तो मैं आपको अपनी फार्मेसी कंपनी में सबसे हाई पोस्ट पर लगवा सकता हूँ। वह भी कहती है माफ़ करना, मैं ऐसे काम नहीं करती। ग्रैंडमा कहती हैं कि जुदाओ डॉक्टर शेन को बाहर तक छोड़ कर आओ। वो कहती है इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरा फ्रेंड मेरा वेट कर रहा है, और वहाँ से चली जाती है। जुदाओ कहता है कि जब मैं आ रहा था बाहर एक कार खड़ी थी, बटलर बता रहा था कि वो डॉक्टर शेन के बॉयफ्रेंड का है, और वो कह रही है कि वो मैरिड है। ग्रैंडमा कहती हैं कि इसका मतलब है कि वो तो मैं इंटरेस्टेड नहीं है। वो कहता है तो क्या हो गया, मैं उसे पाकर ही रहूँगा। वापस जाते समय वे कुछ खोई खोई सी लग रही थी। युवान उसे कहता है कि लगता है तुम्हें बहुत कुछ पता चल गया है। वो कहती है कुछ ऐसा ही समझो, और मुझे अब तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। वो पूछता है ऐसा क्यों। वे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि पी फैमिली मेरी हेल्प करे, और कहती है कि मेरे साथ आने के लिए तुम्हारा थैंक यू, मुझे वापस मेडिकल पर छोड़ दो। उसके बाद मिमी को कॉल करती है और मिलने के लिए बुलाती है। मिमी कहती है तुम खुद को समझती क्या हो कि तुम जो कहोगी वो मुझे करना पड़ेगा। वे कहती है कि गू फैमिली की ज़िंदगी और मौत का सवाल है, तुम जल्दी आओ। उसके बाद देखते हैं कि दोनों बहनें आपस में बात करती हैं। मिमी कहती है कि मैं तुम्हें 5 मिनट देती हूँ, जो भी कहना है जल्दी कहो। वे कहती है मैं तुम्हें 2 मिनट देती हूँ, और तुम्हें जो भी पता है जल्दी से बता दो। मिमी कहती है अगर नहीं बताऊंगी तो जाकर पति के सामने रोओगी। वे उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम कितनी घटिया हो। युवा ने सब छुप कर देख रहा था और कहता है कि मेरी वाली तो दादी से भी ज़्यादा डैशिंग है। वे कहती है देखो, मुझे तुम्हारे गू फैमिली से कोई मतलब नहीं है, लेकिन गू कॉर्पोरेशन मेरे दादाजी की पूरी ज़िंदगी की मेहनत है, मैं उसे ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दे सकती। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है, इन्फो देकर अपनी कंपनी को बचाना है या फिर उसे बर्बाद होने देना है, क्योंकि हुआ फैमिली जल्द ही गू कॉर्पोरेशन पर अधिकरण करने वाली है, और वहाँ से चली जाती है। मिमी झुंझला कर रह जाती है। तभी वहाँ पर युवान आता है। मिमी कहती है कि तुम फिर यहाँ आ गए, तुम्हें पी फैमिली कितना पे करती है जो तुम हमेशा उनके आगे पीछे घूमते रहते हो। चलो तुम्हें इतना तो पता है कि मैं बेबे के प्रोटेक्शन के लिए हूँ। मिमी कहती है मुझे हमेशा से पता था कि तुम दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। युवान कहता है कि सही समझी हो, मैं तुम्हारे सर्टिफिकेट का दूसरा आदमी हूँ। तुम्हारी फैमिली ने पी फैमिली को धोखा दिया, लेकिन मेरा भाई बहुत ही अच्छा इंसान है। वो सोच रहा था कि उससे शादी करना तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी होगी, इसलिए उसने मुझे शादी करने के लिए भेजा था। लेकिन मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तो चलो डिवोर्स ले लेते हैं। मैं तुम्हें बहुत अच्छा कंपनसेशन दूंगा, और ये डील तुम्हारे फैमिली के लिए बहुत ही फ़ायदे का सौदा है। मिमी मन ही मन वेवे को गाली देती है कि कमीनी की क्या किस्मत है, कितना हैंडसम बंदा मिला है। लेकिन इन दोनों को तो पता ही नहीं है कि इनकी शादी हुई है, और ये सोचकर हैप्पी होती है कि इसको तो लगता है कि इसकी शादी मुझसे हुई है, और उससे चिपकने लगती है कि मुझे डिवोर्स नहीं लेना, मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। युवान उसे दूर होने की कोशिश करता है, लेकिन वो और ही चिपकने लगती है। ये सारी चीज़ें वेवे देख लेती है और कुछ और ही समझने लगती है। युवान जब देखता है तो उसके पास जाता है। मिमी कहती है क्या हुआ वेवे, अपने जीजा जी के साथ चक्कर चलाने आई हो। मिमी की बातें सुनकर वेवे शॉक्ड होती है कि युवान उसका हस्बैंड है। युवान वेवे को क्लियर करने की कोशिश करता है।
युवान उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं उसे जल्दी डिवोर्स दे दूंगा। वे नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है। वो उसके पीछे पीछे आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। वे कहती है तुम इतने दिन से मेरे साथ रहे और मुझे धोखे में रखा, और मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? हमारा रिश्ता ही क्या है? मैं तुम्हारी एक डॉक्टर हूँ और तुम मेरे पेशेंट हो। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद घर का सीन देखते हैं जहाँ पर दादी बैठी थी। तभी वहाँ युवान आता है। दादी कहती है आ गया रिजेक्ट होकर। युवान कहता है वे जैसी लड़की मुझ जैसे लड़के को कभी पसंद नहीं करेगी। दादी कहती है ऐसा नहीं है, जो लड़की तुम्हें पसंद करती थी वो बिल्कुल डॉक्टर सेन जैसे ही नंबर 1 थी। वो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ याद ही नहीं है। दादी बताती हैं कि अभी वे आने वाली है, तो उसे मिलकर उससे माफ़ी मांग लेना। युवान कहता है दादी आपको पता है कि मुझे वो औरत बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन आप उससे ही सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। वो कहती हैं कि वो तुम्हारे लिए नहीं आ रही है, तुम्हारे भाई के ट्रीटमेंट के लिए आ रही है। युवान कहता है कि अगर वो मेरे भाई का पैर ठीक कर देती है तो मैं उसका सरनेम ले लूँगा। दादी कहती हैं ये तो वेवे से पूछना पड़ेगा ना कि वो अपने हस्बैंड को अपना सरनेम देना चाहती भी है कि नहीं। वो जाने लगता है तो उसे रोकती है कि रुक जाओ, वेवे से मिलकर जाना। तभी वहाँ पर वेवे आती है। दादी कहती हैं कि कैसी लगी वेवे, और पीछे मुड़ती हैं तो युवान था ही नहीं, क्योंकि वो चला गया था। दादी सोचती हैं कि अगर तुम्हें मुश्किल तरीके से ही प्यार सीखना है तो दादी कर भी क्या सकती है। उसके बाद वेवे अयान का ट्रीटमेंट करती है और दादी से कहती है कि दादी मुझे कुछ दिनों के लिए अपने टाउन जाना होगा, वहाँ कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए मैं मिस्टर पी के लिए एक्स्ट्रा हर्ब्स लेकर आई हूँ जो इन्हें डेली लेना होगा। ये कहती हैं कि हमारी तरफ से अपने ग्रैंडमा के लिए गिफ्ट्स ले जाना, और वहाँ कर वहाँ चली जाती है। उसके जाते ही युवान वहाँ पर आ जाता है। दादी उसे छेड़ते हुए कहती हैं तुम्हारी बेबी टाउन जाने वाली है, तुम उसे रोकोगे नहीं? वो कहता है कि वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, मैं कैसे उसे रोक सकता हूँ। दादी कहती हैं कि उसने कहा और तुम मान गए, लगता है तुम उसे लाइक करते ही नहीं हो। वो कहता है ऐसी बात नहीं है। दादी कहती हैं फिर जाओ और रोको उसे। युवान कहता है अगर ऐसी बात है तो आप डॉक्टर शेन को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार रहना, और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद देखते हैं कि वे अपने टाउन जाने के लिए निकल ही रही थी कि तभी वहाँ पर युवान आता है और उसे जाने से रोकने लगता है। वो कहती है कि देखो हम दोनों मैरिड हैं, ये चीज़ें तुम पर शोभा नहीं देती, और हमारा रिलेशनशिप एक डॉक्टर और पेशेंट का है जो कि हमेशा रहेगा, और वहाँ से चली जाती है। रास्ते में बारिश हो रही थी। ड्राइवर उसे कहता है कि मैडम वो कार हमारी बहुत देर से पीछा कर रही है। वे सोचती है अच्छी बात है कि वो पीछे पीछे आ रहा है, शायद वहाँ जाने के बाद उसकी मिटी हुई मेमोरी शायद वापस आ जाए। तभी ड्राइवर कार रोक देता है और कहता है कि मौसम बहुत ख़राब है, मेरी कार आगे नहीं जा सकती, इसलिए आपको यहीं पर उतरना होगा, मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूँगा, मैं और आगे नहीं जा सकता। वेवे को बारिश में ही नीचे उतरना पड़ता है। वो भीग रही थी तो युवान उसके लिए छाता लेकर आता है। वो उसे जाने के लिए कहती है लेकिन वो नहीं जाता। वो कहता है कि बारिश पूरी रात होने वाली है, तुम ऐसे ही भीगोगी तो बीमार पड़ जाओगी। वेवे कुछ सोचती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मेरी दादी पूरी रात ऐसे इंतजार करती रहेंगी? वो समझ जाता है कि वेवे उसके साथ जाने के लिए तैयार है। वो हैप्पीली कहता है कि गाड़ी उस तरफ है। दोनों जाकर कार में बैठते हैं। वेवे कुछ सोच रही थी। युवान उसे छेड़ते हुए कहता है कि क्या तुम्हें मुझे सुखाना पड़ेगा? वेवे कहती है कि देखो मैं तुम्हारी ही मदद कर रही हूँ, शायद तुम्हें वहाँ पर जाने के बाद कुछ यादें आ जाए, और सोचने लगती है कि युवान उसकी सिस्टर का हस्बैंड है तो उसे दूरी बनाकर रहना होगा। युवान कहता है कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज है तो हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा। वो कहती है ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि वेवे सो गई थी और युवान उसे ही घूरे जा रहा था। सुबह दोनों ग्रैंडमा के पास पहुंचते हैं। वो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती हैं और युवान को देखकर वो कहने लगती हैं कब वक्त तूने मेरे पोती को बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करवाया है, और झाड़ू लेकर उसको मारने ही लगी थी। युवान उसे बचाने के लिए कहता है तो वो कहती है कि तुम्हें किसने कहा था कि तुम खुद को पियुयान मानो। उसके बाद देखते हैं कि दोनों बैठे हुए थे। वो पूछता है कि तुम्हारी दादी मुझे देखती ही मारने के लिए क्यों आई? वो कहती है कि ज़्यादा क्यूरियोसिटी तुम्हारे दिमाग के लिए ठीक नहीं है।
युआन कहता है कि अच्छा है कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़ दिया, नहीं तो इतनी अच्छी डॉक्टर मुझे नहीं मिलती। वो कहती है क्या बकबक कर रहे हो? वो कहता है कुछ नहीं। वे पूछती है कि वैसे तुम्हें आए हुए यहाँ पर बहुत देर हो गई है, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी पहचाना हुआ नहीं लग रहा है। वो कहता है मुझे तो बस तुम पहचानी हुई लगती हो। वो उसको दवाई देती है और कहती है लो तुम ही यूज़ करना, और वहाँ से चली जाती है। युआन वहीं पर बैठा था तो वो देखता है कि जो उसकी दादी के कंधे पर हाथ रखे हुए आ रहा है और उन्हें ज़मीन बेचने के लिए उकसा रहा था। दादी कहती है इसके बदले तुम सोने का पहाड़ भी दोगे तो भी नहीं बेचूंगी। इनका शोर शराबा सुनकर वे भी आती है और जो वो देखकर कहती है कि अच्छा तो तुम ही हो इस गांव के गद्दार। तभी मैं सोचूं कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। जो कहता है इस ज़मीन को छोड़ दो, इसके बदले तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। वो सब थप्पड़ मारती है और जो जैसे ही उसे मारने वाला होता है यान आकर उसे रोक लेता है और फिर उसे किक करता है जिसे वह गिर जाता है और वेवे और दादी को अंदर जाने को कहता है। वेवे कहती है कि डरो मत, ये कुछ नहीं करेगा। जो कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत जो मुझे मारे, और यान को देखकर कहता है कि पिछली बार भी ये खुद को पीयू यान बता रहा था जिसे मैं भी समझ नहीं पाया था। और वेवे को कहता है इस बार की समझदारी को फंसाई है। युआन उसे कहता है कि इस बार मैं तेरे पूर्वजों की तरफ से आया हूँ तुझे सबक सिखाने के लिए। दोनों की भी जाथापाई शुरू हो जाती है। युआन जो को अच्छे से सबक सिखाता है लेकिन उसे चोट लग जाती है। वेवे उसके लिए वरीड होती है और उसके इंजरी पर दवाई लगाती है। उसके बाद दोनों जने गांव घूमने के लिए जाते हैं। रास्ते में उन्हें स्कूल मिलता है। यान को स्कूल का नाम पढ़कर सिर में दर्द होने लगता है। वेवे उसको संभालती है और युआन उसको इतने पास देखकर उसे किस करने वाला होता है कि तभी उसे थप्पड़ मार देती है। वो गिरने वाला होता है लेकिन फिर उसे संभाल लेती है और फिर से उसे किस करने वाला होता है, लेकिन वेवे इस बार कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाती, लेकिन युआन ही बेहोश हो जाता है। वेवे उसे बेंच पर लिटाती है और उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहती है कि ये पेयुअन जैसा हमेशा क्यों लगता है। यान को जब होश आता है तो वेवे से कहता है मुझे लगता है कि मैं पहला यहाँ आ चुका हूँ। वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैंने स्कूल में पूछा था, इस नाम का कोई बच्चा नहीं था उधर। यान वेवे से पूछता है कि क्या सच में तुम्हारा पेयुअन फर्स्ट लव था। वो कहती है कौन सा फर्स्ट लव, हम कपल नहीं थे, और वहाँ से जाने लगती है। उसे रोकते हुए कहता है कहीं मैं ही तो पेयुअन नहीं हूँ। अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही एक कार आते हुए देखते हैं। वो उसे लेकर साइड में हो जाता है। वेवे कहती है तो जीडोंग की कार है ना, लगता है बहुत गुस्से में है। यान जैसे ही उसकी तरफ मुड़ता है इनकी एक्सीडेंटली किस हो जाती है। वेवे कहती है क्या कर रहे हो तुम। वो कहता है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया। वेवे वहाँ से जाने लगती है तो उसे रोकता है और कहता है कि तुम जाकर उनसे ऐसे ही टकरा जाओगी। वेवे कहती है टकराव भी सोचकर होती है क्या। यान कहता है तुमने एकदम पागल हो, हमें सिर्फ देखना ही काफ़ी नहीं होगा, हमें सबूत भी चाहिए है। वेवे कहती है बात तो तुम सही कह रहे हो। यान कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम पी फैमिली की प्रॉब्लम है, तो तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं सब हैंडल कर लूँगा। वेवे कहती है अगर तू अपने मन से कर रहे तो ठीक है, नहीं तो अगर तुम पी फैमिली की तरफ से करोगे तो मैं ये एहसान नहीं लेना चाहूँगी। यान पूछता है पर ऐसा क्यों। वेवे कहती है कि उनका पहले ही मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा एहसान है, मैं और ज़्यादा कर्ज नहीं ले सकती, अगर ऐसा करूँगी तो मैं डिवोर्स नहीं ले पाऊँगी। वो पूछने लगता है कि क्या तुम्हारी शादी पी फैमिली में हुई है। वो अपनी बात पूरी करता है इससे पहले जो की कार आती दिख जाती है। दोनों साइड में हो जाते हैं। वेवे कहती है इनको देख के ये तो पक्का हो गया है कि गांव की प्रॉब्लम में सबसे बड़ा हाथ इनका ही है, चलो चलकर देखते हैं। एक पॉइंट पर जाकर इनको दीवार पर चढ़ना था। यान वेवे से कहता है तुम तो एक डॉक्टर हो, तुम्हें यह सब नहीं आता होगा, मैं मिलिट्री में ऐसी बहुत ट्रेनिंग कर चुका हूँ। वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वेवे दीवार पर चढ़ जाती है। यान सोचता है कि मुझे लगा था ये मुझसे सीखेगी, पर ये तो पूरी बंदरिया निकली, और खुद भी उछलकर चढ़ जाता है। लेकिन जब उतरने की बारी आती है तो ये गिर जाते हैं। वेवे सोचती है कि मुझे चोट क्यों नहीं लगी, और देखती है कि वो तो युआन के ऊपर पड़ी है। वेवे उसे उठाती है और कहती है किसने कहा था कि खुद को गद्दा बना दो। युआन उससे मजाक करते हुए कहता है कि मुझे सब कुछ याद आ गया। वो कहती है क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया। वो कहता है हाँ वेवे, मैं तुम्हारा पियो यान हूँ। वेवे उसे नाराज होते हुए कहती है देखो यान,
मेरे पास्ट का अगर दोबारा मजाक बनाया तो मैं तुम्हें लड़की बना दूंगी। वो लड़कियों की जैसी एक्टिंग करते हुए कहता है कि दोबारा नहीं कहूँगा, और फिर आगे बढ़ जाते हैं। अगले सीन में देखते हैं जुदाओ के आदमी जोजो को पकड़े हुए थे और जुदाओ कह रहा था कि तुमने एक छोटा सा काम नहीं हो पाया। जोजो कह रहा था बॉस माफ़ कर दीजिए, अगली बार ऐसा नहीं होगा। दरअसल हम गए तो थे, लेकिन उस बुढ़िया की पोती बीच में आ गई। उसके साथ एक शहरी लड़का भी था, इसलिए हम उसका कुछ नहीं कर पाए। हमें एक चांस और दे दीजिए। जुदाओ कहता है तुमसे एक बुढ़िया और एक लड़की नहीं संभाली गई, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जोजो कहता है ऐसा नहीं है बॉस, हमें एक चांस और दे दीजिए। जैसे हमने पिछली बार फार्म खराब किया था और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुआ, वैसे ही हम इस बार भी करेंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। जुदाओ कहता है ठीक है, ये आखिरी मौका है। वेवे और यान इनकी सारी बातें छुपकर सुन रहे थे, लेकिन जब वो जाने लगते हैं तो जोजो इन्हें देख लेता है। जोजो अपने आदमियों को उनके पीछे लगाता है, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि वो भागते भागते एक जगह पर आकर रुकते हैं। वेवे कहती है कि हम बातों में इतना उलझ गए कि हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए, और जाने लगती है तो यान उसे रोकता है और कहता है अगर वो अपनी बात मान भी गए तो बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। ये वही जगह थी जहाँ पर दोनों पहले आया करते थे। इसे देखने के बाद वेवे को पुरानी यादें आने लगती हैं। यान उसे खोया हुआ देखकर पूछता है कि क्या सोच रही हो। वो कहती है कुछ नहीं, बस थक गई हूँ। कहती है कि पास में ही एक शॉप है, चलो वहाँ चलते हैं। उसके बाद दोनों को शॉप पर देखते हैं जहाँ पर वो अपनी अपनी फेवरेट आइसक्रीम चूज़ करते हैं, और फिर देखते हैं कि दोनों की फेवरेट आइसक्रीम एक ही है। शॉप उन्हें पहचान लेती है और कहती है कि तुम वही कपल हो ना जो पहले भी यहाँ पर आते थे, और हर बार दोनों यही आइसक्रीम खाते थे। वे उन्हें एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि हम कपल नहीं थे। बाहर आते ही युआन अपनी आइसक्रीम डस्टबिन में फेंक देता है, क्योंकि यूपी युआन की फेवरेट आइसक्रीम थी। वे पूछती है कि तुमने फेंक क्यों दिया, तो बोलता है मन नहीं कर रहा था खाने का। वे भी सोचती हैं कि जब खाना ही नहीं था तो लिया क्यों। अगले सीन में युआन वे को सारे घर में ढूंढता है, पर वो नहीं मिलती। वो दादी से पूछता है तो वो कहती हैं कि वो तो तुम्हारे साथ ही गई थी ना, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। यान असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि इमरजेंसी है, जल्दी से आ जाओ। वो बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, उसे ढूंढने के लिए जाने लगता है। फिर रुककर दादी से पूछता है कि बेबी के क्रश का पूरा नाम क्या था। वो बताती हैं कि उसका नाम पीयू यान था। दादी कहती हैं कि लगता है बुढ़ापा मुझ में नहीं तुम में आ गया है, जो खुद का नाम भी भूल गए हो। ये बातें सुनकर यान के सिर में दर्द होने लगता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और कहता है कि बहुत सब कुछ तैयार है। यान कहता है हमें जल्दी से बेबी को ढूंढना होगा, वो किसी खतरे में है, और उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन में देखते हैं कि बेबी जुदाओ से मिलने के लिए गई होती है। उसके बाद देखते हैं कि दोनों बैठे हुए होते हैं। बेबी कहती है कि बॉस हो, आपको तो पता चल ही गया होगा कि मैं कौन। दरअसल वो जमीन मेरे ग्रैंडपा ने मेरे ग्रैंडमा को दिया था, तो मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ आप उसे छोड़ दें। जुदाओ कहता है कि छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। बेबी कहती है मैं शादीशुदा हूँ। तो वो कहता है कि मुझे एक्सपीरियंस औरतें ही पसंद है। बेबी सोचती है और कहती है ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में मुझे पूरा हार्ट्स टाउन चाहिए है। उसकी बातें सुनकर जुदाओ हंसते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी जैसी औरतें पसंद है जो पैसे के लिए मरती। बेबी फिर कहती है कि मुझे शगुन में पूरा मुर्गा फार्म चाहिए है। मुर्गा फार्म की बातें सुनकर जुदाओ शॉक्ड होता है। बेबी कहती है कि तुम्हें शायद पता नहीं है, जोजो ने अपनी सारी बातें मान ली है, और अच्छा होगा कि तुम भी खुद को सरेंडर कर दो। तो जोजो समझ जाता है कि बेबी रिकॉर्डिंग कर रही है, उसका फ़ोन छीनकर तोड़ देता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर यान भागते हुए आता है और बेबी को अपने शर्ट से कवर करता है। उसके बाद दोनों के बीच फाइट होने लगती है। जुदाओ बेबी को मारने वाला होता है, लेकिन तभी यान उसे खुद पर ले लेता है। तभी असिस्टेंट पुलिस को लेकर आता है और सबको लेकर जाता है। उसके बाद हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर यान बेहोश था और बेबी उसका ख्याल रख रही थी। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और बेबी से बताता है कि ओल्ड लेडी कह रही है कि बॉस को जल्द से जल्द सिटी लेकर जाया जाए, क्योंकि उनको यहाँ की फैसिलिटी पर कोई भरोसा नहीं है। बेबी उसे पूछती है कि सच सच बताना, यान कौन है। असिस्टेंट उसे बताता है कि यान पी फैमिली के दूसरे बेटे हैं। ये जानकर बेबी बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है कि पी फैमिली का दूसरा बेटा यान ही है। यान को होश आता है तो उसे संभालती है और आराम से बैठाती है। युआन बेबी से कहता है कि तुम्हें पता है मैं पी युआन हूँ। वो कहते हैं हाँ मुझे पता है, असिस्टेंट ने अभी अभी बताया। वो कहता है वो नहीं,
मैं तुम्हारा पीओ यान हूँ जिसे तुम इतने सालों से ढूंढ रही हो। ग्रेजुएशन के बाद मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा था, लेकिन मेरा कार एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से मेरी सारी मेमोरी लॉस हो गई। ये जानकर दोनों ही बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और साथ ही इमोशनल भी। तभी वे अचानक से दूर होने लगती है और कहती है कि ये सही नहीं है और अब कुछ नहीं हो सकता। युवान उसे रोकते हुए कहता है कि मैं डिवोर्स दे दूंगा, मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तभी वहाँ पर मिमी आती है और कहती है कि मेरे दिल में तो है ना। युवान उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो, जब मैंने कहा था कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और हम जल्दी डिवोर्स ले लेंगे और कंपनसेशन मैं अभी तुम्हें ट्रांसफ़र कर देता हूँ। वो पैसे ट्रांसफ़र करने लगता है तो वे उसे रुकते हुए हुआ कॉर्पोरेशन अभी ख़त्म हो चुका है, तो जाकर अपनी कंपनी संभालो और सीईओ बन जाओ, नहीं तो मैं वो तुमसे छीन लूँगी। मिमी हैरान होते हुए कहती है, क्या सच में तुमने हुआ कॉर्पोरेशन बर्बाद कर दिया है? हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी पूरी तरह से सेफ है। युवान कहता है कि देखो, पी फैमिली में इतनी ताकत है कि वो अगर तुम्हें आसमान पर बिठा सकती है तो ज़मीन पर भी गिरा सकती है। इनकी बातें सुनने के बाद मिमी वहाँ से पैर पटकते हुए चली जाती है। युवान वेवे से कहता है कि हम इतने दिनों बाद मिले हैं, तो मुझे छोड़कर मत जाना। वेवे कहती है कि दादी मेरा वेट कर रही होंगी, मुझे जाना होगा, और हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद देखते हैं कि युवान उसके दादी के पास जाता है उसके बारे में पूछने के लिए। दादी उसे बताती हैं कि वो शहर जा चुकी है। अगले सीन में देखते हैं कि दादी और अयान बैठकर बातें कर रहे थे। दादी कहती हैं कि वेवे वही लड़की है जो युवान को सबसे पहले लाइक करती थी। सच में इनकी जोड़ी तो भगवान ने बनाई है। तभी अयान भागते हुए आता है और दादी से कहता है कि दादी मुझे जल्द से जल्द डिवोर्स चाहिए है। दादी कहती हैं कि पागल लड़के, जब देखो जल्दी में रहता है। युवान कहता है कि मुझे डॉक्टर सेन से शादी करनी है और मिमी से कहो कि जल्दी से मैरिज ब्यूरो पहुँचे, मैं सर्टिफिकेट लेकर वहीं मिलता हूँ। दादी कहती है इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है, पहले अपना सर्टिफिकेट तो देख लो। और जब वो सर्टिफिकेट देखता है तो उसमें वेवे की फ़ोटो होती है और डेट भी वही होता है। वो कहता है ये तो मेरी शादी वाला दिन है, आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जिसे मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा हूँ वो मेरे पास ही थी। अयान कहता है जहाँ तक मुझे याद है कि आपने ही मना किया था हमें बताने के लिए, और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था ये जान के कि वेवे उसकी वाइफ है। और दादी से कहकर जाता है कि मैं वेवे को लेकर आता हूँ, लेकिन फिर कुछ ही देर में वापस आ जाता है और कहता है कि ऐसे मिलना ठीक नहीं होगा, हम उसी अंदाज में मिलेंगे जैसे पहले मिले थे, आप लोग बस तैयारी रखो। और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद से मेडिकल का सीन देखते हैं जहाँ पर वे बैठी होती है। तभी वहाँ पर जुदा की ग्रैंड मदर आती हैं और उसे माफ़ी मांगने लगती हैं। वे उनसे कहते हैं ग्रैंड माँ आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। वो कहते हैं कि जुदाओं ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, लेकिन तुम फिर भी मुझे दादी कह रही हो। डॉक्टर सेन तुम सच में बहुत अच्छी हो। वे कहती है दादी आप माफ़ी मत मांगिए, जुदाओं ने जो किया उसकी सज़ा उसे मिल रही है। उसके बाद से भी उसका सीन देखते हैं जहाँ पर वे अयान का इलाज कर रही थी। वो कहती है आप पहले से बहुत ज़्यादा ठीक हो चुके हैं, तो आप एक बार चलने की कोशिश कीजिए। अयान चलकर दिखाता है, उसके लिए सभी हैप्पी होते हैं कि वो अब पूरी तरह से ठीक है। वे कहती है कि मिस्टर पी अगर आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं तो क्यों ना हम डिवोर्स ले लें। अयान कहता है कि मैं तो पूरी तरह से ठीक हूँ, क्या तुम अब भी मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो? वे कहती है कि नहीं नहीं मिस्टर पी आप गलत समझ रहे हैं। अयान कहता है कि क्योंकि तुम्हें कोई और पसंद है ना। वे हाँ करती है तो वो कहता है कि इस बारे में मैं डिसीजन कैसे लूँ, इसके लिए तुम्हें अपने हस्बैंड से बात करना होगा। वे कहती है कि इसका मतलब कि आप मेरे हस्बैंड नहीं हैं। दादी कहती है उसे परेशान मत करो और मैरिज सर्टिफिकेट देती हैं। वे सर्टिफिकेट देखते हुए सोचती है कि ये कैसे हो सकता है, डेट भी वही है, कहीं ये नकली तो नहीं। ग्रैंडमा कहते हैं कि कैसा लगा दादी का जादू, जो लड़का तुम्हें पसंद है उसे हमेशा के लिए तुम्हारा बना दिया। तभी वहाँ युवान आता है और कहता है दादी उसे छेड़ना बंद कीजिए। वे उसे देखकर शॉक्ड होती है, कहती है कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही ना। वो उसके फॉरहेड पर किस करता है और कहता है कि तुम सपना नहीं देख रही हो, सच है। वे कहती है कि पहले तुम इतना बेशरम तो नहीं थे। युवान कहता है कि मैं इतना ही जिद्दी था, जब स्कूल टाइम से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो कहती है तुमने कन्फेशन नहीं किया कभी कि तुम मुझे पसंद करते हो, और बताती है कि मैंने तुम्हारा लेटर अभी तक संभाल कर रखा है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। फिर वो अपने तरीके से पढ़कर बताता है जहाँ पे अलग अलग जगह पर लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ।
वह भी सोचने लगती है कि मैंने इस नज़र से कभी देखा ही नहीं। वो कहता है तुमने बहुत परेशान कर लिया, अब मैं तुम्हें अपने तरीके से सबक सिखाऊंगा, और उसे कैरी करके ले जाता है। फिर चिल्लाती रह जाती है कि नीचे उतारो मुझे, लेकिन वो कुछ नहीं सुनता। दादी कहती है लगता है कि हमारे घर में अब ग्रैंडसन आने वाला है। सब लोग बहुत हैप्पी होते हैं। इसी के साथ ही ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।